गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मेंसुरेशन की क्लास थर्ड में स्क्वायर को पढ़ेंगे। वर्ग कहते हैं हिंदी में स्क्वायर को। देखिए, बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेशन में यानी इसी वीडियो में इसके जितने भी मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शुरुआत से क्लासेस को आपने देखा था पहले बेसिक, फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं एग्जाम में। तो एसएससी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ यहाँ। और उनका पिक करने का कारण ये है कि मैं जैसे ही बेसिक कराऊँ तुरंत मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे डालूं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूं आपको, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। तो करेंगे क्या, हम स्टेप बाय स्टेप जैसे ट्रायंगल को किया इसी तरीके से स्क्वायर को करेंगे, फिर इसी तरीके से रेक्टेंगल को करेंगे, फिर रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, फिर ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी सर्कल एंड पॉलीगन तक। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे, इनके बेसिक्स को समझते हुए चलेंगे एंड लास्ट में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो काफी अच्छे होंगे क्वेश्चन। आपने पिछले चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखा था कि हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया था क्लासेस, लेकिन जैसे हमारा पार्ट 6 एंड पार्ट 5 जो लास्ट में था वो काफी अच्छे क्वेश्चनों का एक कंटेनमेंट था। तो अब हम क्या करेंगे, जो कंपाइलेशन हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे क्लासेस में, वो कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने इस तरीके से सीरीज को सजाया है कि मैं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड देन पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड देन सर्कल एंड पॉलीगन। तो इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा वन बाय वन एंड हम क्वेश्चंस भी करते रहेंगे वन बाय वन हर एक चैप्टर के, एंड देन विल मूव टू द मिक्स क्वेश्चंस। और वो मिक्स क्वेश्चंस करने के बाद में मैं उम्मीद करूंगा कि आपका किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम, एसएससी हो चाहे या कोई भी और आपका एग्जाम है, उसमें कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। यकीन मान के चलना कि एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यही रहेगा जैसा आप देख रहे हैं। पहले हम बेसिक्स करेंगे एंड उसके बाद में हम जंप करेंगे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान रखिए, आज मैं वर्क को शुरू कर देता हूं। और अब इस वर्ग या स्क्वायर, आप ये दोनों नाम तो जानते ही होंगे। ठीक है, दोनों नाम क्या है, स्क्वायर एंड वर्ग। इसमें कुछ समझने का है नहीं, ये सब आप जानते हैं मुझे जहां तक लगता है, बट इसमें जो फिगर है उसको समझने का बहुत कुछ है। और वो फिगर को सबसे पहले मैं आपको लिखना सिखा दूं कि देखिए, कोई भी वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इस चारों भुजाओं को मैं एक एक बार सबको काट रहा हूँ। देखिए, ये एक तरीका है ज्योमेट्री को पढ़ने का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, मैं अभी से आदत डाल रहा हूँ आपको ये समझने की। अगर मैंने एक एक साइड को एक एक बार काटा है तो मतलब सभी साइडें कट गई ना एक एक बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी साइड्स क्या है, बराबर हैं। और अगर ये सारी साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, कि ये स्क्वायर है। अगर इसकी सारी साइडें बराबर नहीं होती तो ये रेक्टेंगल या कोई और फिगर होता। फिलहाल उसके लिए ये कहना संभव नहीं है कि वो कौन सी फिगर होगी, क्योंकि एंगल्स का भी फर्क पड़ता है। तो हमने सबसे पहली बात ये सीखी कि भैया चारों साइड जिस भी फिगर की बराबर होती हैं तो चांसेस ये हैं कि वो फिगर कौन सी हो, वो फिगर स्क्वायर हो। लेकिन स्क्वायर होने के लिए एक बात और ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि उसके सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो अब इसके अगर मैं ये कह दूं कि चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, और चारों कोण अगर 90 डिग्री के हैं और अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, ये जो सभी साइडें हैं ये बराबर हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो क्या सबसे पहली आइडेंटिटी क्या रही अपने पास, ऑल साइड्स आर आर इक्वल, एंड दूसरा पॉइंट रहा, अगर सभी साइडें बराबर हैं तो उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट और याद रखना है, ऑल एंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड इक्वल कितने के, 90 डिग्री के। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप ये मान के चलना कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर एक का यहाँ 90 है, और वो 90 क्यों है, क्योंकि एक का 90 इसलिए है कि
अगर मुझे टोटल 360 बनाना है तो प्रत्येक का अगर इक्वल करना है तो ये 90 डिग्री जो आया होगा वो 360 अपॉन 90 यानी अपॉन 4 किया होगा और ये फिर आपको मिल गया होगा 90 डिग्री। तो देखिए दो छोटी छोटी बातें थी। वो पहली बात ये थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देन वी हैव ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब और इक्वल कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। मतलब 360 में अगर हम 4 का भाग देकर देखते हैं तो कितना होता है, 90 डिग्री। फिलहाल हम ये भी जान सकते हैं कि कैसे, ठीक है, ये हुआ कैसे, ये मतलब जो 360 आया वो कैसे हुआ। तो ये अगर मैं जानना चाहूं कि टोटल तीनों सॉरी टोटल चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री क्यों है, तो ये क्यों है, इसका क्यों का मैं कारण यहाँ बता देता हूँ आपको। मान लो मैंने ये कहा कि ये मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है। देखिए चतुर्भुज पढ़ रहे हैं हम, अब चतुर्भुज में हम वन बाई वन पढ़ रहे हैं, पहले वर्ग पढ़ेंगे, फिर आयत पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज या समलम चतुर्भुज, इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस बात को समझना है यहाँ पर कि अगर ये वर्ग है या कोई भी चतुर्भुज है, मैं ये नहीं कहता कि ये वर्ग है या आयत है, कोई भी चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं हों, तो आप चार भुजाएं देख रहे हैं यहाँ पर, ये चार भुजाएं हैं, ठीक है। और अब अगर ये चार भुजाएं हैं तो मैं ये कहता हूं कि हमने इससे पिछले एक चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको ए, बी और इसको मैं सी और इसको मैं डी लिख दूं, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या हमारे पास ए, बी, डी एक ट्रायंगल है क्या। और अगर ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इधर भी तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का भी अगर हम कह दें कि इसके भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तभी तो हमारा ये एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बन के आता है। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना बना देगा आपका, 360 डिग्री बना देगा। मैंने एक छोटी सी बात को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है, आज आपने ये सीख लिया है। अब इसके बाद में हमने ये कहा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये अगर ए है तो फिर ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। फिलहाल मैं आपका इसका पेरीमीटर की तरफ ले चलता हूँ। पेरीमीटर होगा क्या, 4 इंटू साइड, मतलब आप क्या करोगे, ए प्लस ए प्लस ए। देखिए पेरीमीटर को करने के लिए आपने क्या किया होगा, ए में ए जोड़ दिया होगा, फिर से ए जोड़ दिया होगा, इस तरीके से 4 बार जोड़ा होगा। तो 4 को अगर आप ए से गुणा कर लो या फिर 4 बार ए को जोड़ लो, बात वही है, और उसको क्या कहेंगे हम, 4 गुणा साइड यानी 4 गुणा भुजा। एरिया क्या होता है, देखिए 90 डिग्री है, आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर इस तरीके की कोई भी फिगर होती है रेक्टेंगुलर टाइप में, अगर यहाँ पर कोण 90 डिग्री है और अगर ये दोनों जो साइडें हैं, इन दोनों साइडों को अगर मैं गुणा कर दूं तो ए गुणा ए, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, भुजाई स्क्वायर हिंदी में लिख सकता हूँ। और अगर मैं चाहूं तो इंग्लिश में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ या साइड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बात वही है, ठीक है। अगर मैंने ए साइड को माना है तो ए स्क्वायर क्या रहेगा, इसका एरिया रहेगा। अभी छोटी छोटी बातों से हम शुरू करते हुए चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट बात हम पढ़ेंगे इसमें कि इसमें हमने किसी भी त्रिभुज में कोई विकिरण नहीं बना सकते। खैर वो चीजें हम पॉलीगन में पढ़ेंगे यानी बहुभुज में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इतना जानना जरूरी है आपको कि अगर ये एक स्क्वायर है आपके पास, अगर ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर ए बी सी डी में आपने एक डी और बी या बी और डी कैसे भी कह सकते हो, बी डी या डी बी, अगर ये आपका एक डायगोनल है, कौन सा, बी डी, तो इसकी लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं हम। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, आप क्या करोगे, अगर आपने ये ए माना हुआ है तो ये होगा आपका √2 इंटू ए, ठीक है। इतना याद रखना है कि ऐसा हुआ क्यों। इसके लिए आप ये बताओ मुझे कि ये अगर 90 डिग्री है और ये भी ए होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये कर्ण बन गया, और कर्ण का स्क्वायर यानी आपने ध्यान होगा कि डीबी एक कर्ण बन चुका, और कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ता था। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 2a² और अंडर रूट में रह जाएगा। अगर हम एक बार और चलें आगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर √2 तो रह जाएगा, टू तो रह जाएगा अंडर रूट में, और ए को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो एक सिंगल ए बनेगा। यानी आपको सीधा सा भुजा को किससे गुणा करना है, √2 से गुणा करना है, डायगोनल मिल जाएगा। यानी आप सीधा कर दो भुजा गुणा √2। तो आप देख लेना किसी भी वर्ग का अगर हमें डायगोनल निकालना हो यानी विकिर्ण, इसको हम विकिर्ण बोलते हैं हिंदी में,
विकीर्ण, विकीर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग देख लेना। तो विकीर्ण हम जब भी ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे, भुजा को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे। लेकिन अब एक चीज और समझना यहाँ पर कि हम जब भी किसी विकीर्ण को दिया हुआ हो और अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, अब तक तो आदत पड़ चुकी होगी आपको, एरिया क्षेत्रफल एक ही बात होती है। तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, भुजा चाहिए बेसिकली। बट अगर भुजा नहीं दी हुई है और विकिरण दिया हुआ है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू विकिरण को मैं डी लिख रहा हूं यहाँ, और डी का स्क्वायर कर सकते हैं आप। देखिए डी स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया होगा, अगर हम आपको ये बात समझाना चाहें तो आपको इतनी बात पता है कि डी यानी विकिरण, विकिरण कितना आता है, अंडर रूट 2 इंटू ए, ये आता है। ठीक है, जबकि आपके पास अब यहां से अगर हम देखें तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा डी अपॉन अंडर रूट 2। और अगर मैं ए स्क्वायर कर दूं, एक पहली स्लाइड में आपने पढ़ा था कि ए स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये बात यहां से प्रूव हो गई है कि विकिरण के स्क्वायर में 2 का भाग दे दोगे तो ए स्क्वायर यानी क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इस बात को मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है कि क्षेत्रफल क्या कर सकते हो आप, 1/2 इंटू डी स्क्वायर, या फिर डी स्क्वायर अपॉन 2, एक ही बात है ये, है ना। इसके बाद हम अगली बात समझना शुरू करते हैं कि हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, और वो बात यहाँ पर बहुत ही छोटी है। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इन सब चीजों को वैसे तो, लेकिन मुझे एक बार ये बताना जरूरी है कि चलो इसी चित्र में मैं बता देता हूँ आपको कि एक विकिरण आपके पास पहले से दिया हुआ था बीडी, और एक मैंने ये बनाने की कोशिश करी है, और इस विकिरण को हम कहते हैं एसी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि एसी बराबर होगा बीडी, यानी दोनों विकिरणों की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और एक बात और याद रखना कि ये यहाँ पर 90 डिग्री पर भी काटता है, यानी अगर मान लो ये पॉइंट ओ है तो आप ये ध्यान रखना कि AC परपेंडिकुलर होगा किसके, BD के। अब इस बात से भी आप समझ में आपको आ गया होगा कि अगर ये AC जो है इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये दोनों 90-90 डिग्री के कोण बना रहे होंगे और इधर भी बन रहे होंगे, तो इसका मतलब फिर ये भी 90 होंगे और ये भी 90 होंगे। तो ये हर तरीके से सही है। और अगली बात क्या है कि ये एक दूसरे को बराबर काटते हैं, जहां O पर कट रहा है वहां पर ये एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, ये वाले। ठीक है, इस तरीके से ये हमेशा जहां ओ पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये समान दो भागों में विकिरण को बांटता है। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। विकिरण के लिए एक बात यहां लिख देता हूं कि मैं DO बराबर है OB एंड AO बराबर है OC। तो ये बात भी आपको याद है। आपको ये भी याद है कि दोनों विकिरण बराबर हैं, और आपको ये भी याद है कि दोनों विकिरण एक दूसरे पर लंब डालते हुए काटते हैं। और तीसरी बात आपको ये भी याद है कि डायगोनल होता क्या है, भुजा का अंडर रूट का 2 गुना होता है। तीसरी बात, आपको क्षेत्रफल निकालना हो अगर डायगोनल दिया हुआ है यानी विकिरण दिया हुआ है और विकिरण से क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करोगे, सीधा विकिरण का स्क्वायर करोगे और उसमें 2 का भाग दे दोगे। मुझे लगता है यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी जितनी मैंने बातें आपको समझाने की कोशिश करी है। चलो मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने ऐसे कैसे पिक किया है, तो देखिए मैं यहाँ पर इनके सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ। यदि किसी वर्ग ABCD के विकिरण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो देखिए आपको ये पता है कि D²/2 बराबर करना होता है क्या, एरिया के। एरिया मतलब क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल ही पूछा है। तो डी कितना दिया हुआ है 5.2, और इसका स्क्वायर करेंगे और बटा क्या करेंगे 2 करेंगे। तो आपको 52 का स्क्वायर होता है 2704, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर पॉइंट था तो मैं यहाँ 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा लूंगा और अब इसमें 2 का भाग दूंगा। तो ये देखिए 27 26 से थोड़ा ज्यादा यानी 13 से अगला जो आंसर आएगा वो होगा 15 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन देखना थोड़ा सा और बिना कैलकुलेशन 13.52 पर आंसर करना। हालांकि इसको करना आसान है, आप अगर कैलकुलेट करके ऐसे लिखेंगे 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर तब भी आंसर आपका वही आएगा। आप काट के देखना, इसको 2 का भाग देंगे अगर 2 में तो 1 बार जाएगा, 7 में देंगे 3 बार जाएगा, 1 कैरी रहेगा, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, फिर यहाँ 2 बार जाएगा। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई।
AC का स्क्वायर करके हमने 2 का भाग दिया और आंसर मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो वर्गों का परिमाप दिया हुआ है यहाँ पर और कह रखा है कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में है। यानी एक तीसरा वर्ग जो बनाएंगे हम, उसका परिमाप जानना चाहता है हमसे। और हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए, मैं वर्ग को स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 2 लिखता हूं। ठीक है, तो पहले का जो परिमाप है वो है हमारे पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर जो है हमारे पास वो है 24 सेंटीमीटर एंड अगला है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों जो परिमाप हैं, तो इससे मैं भुजा ज्ञात कर सकता हूं। कैसे? मैं साइड्स ज्ञात कर सकता हूं। साइड्स होती क्या है, देखिए, अगर मैं ये देखूं कि P बराबर होता है 4 इंटू एस, 4 इंटू एस होता है, यानी पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर 4 गुणा एस मतलब साइड भुजा। तो हम क्या करेंगे कि हम पेरीमीटर में 4 का भाग देकर एस ज्ञात कर सकते हैं, यानी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं साइड ज्ञात करना चाहूँ तो 24 में 4 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा भाई? 6 सेंटीमीटर। और अगर इसमें मैं 4 का भाग दूं तो 8 सेंटीमीटर। मुझे लगता है ये बात आप समझ चुके हैं। अगर यहाँ करके देखना चाहें तो 24/4 एंड 32/4 करके देखिए, यहां से आपको मिल जाएगा 6 और यहां से आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए, अगर आपके पास ये है तो एरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? हाँ, 6 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे और ये आपके पास जो एरिया आएगा वो आएगा 36 एंड 64। अब वो कहता है दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 100 बन रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका बन रहा है? ये बन रहा है तीसरे का। ये बन रहा है आपके पास तीसरे वर्ग, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आया आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कहता है इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर इसका जो है भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी इसकी, आपने क्या करना था, स्क्वायर करने के बाद में अगर आपके पास क्षेत्रफल मिलता है तो आप अंडर रूट कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपके पास? 10 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा? साइड मिल जाएगी। यानी भुजा बराबर उस तीसरे वर्ग की भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, ये आप जानना चाहते थे क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, 4 गुणा 10 बराबर 40 सेंटीमीटर आप आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी है यहाँ पर आंसर। देखिए, क्वेश्चन को मैंने लिखकर इसलिए समझाया है, आपको इसलिए नहीं दिखाया है कि ये ऐसे ही होगा। आप इसको एक सेकंड में बना सकते थे। 24 में 4 का भाग दिया तो भुजा आ गई 6 और 32 में 4 का भाग दिया भुजा आ गई 8। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ते हैं 100। 100 जैसे ही किसी वर्ग का क्षेत्रफल आता है तो आप अंडर रूट करेंगे। 10 ये माइंड में कैलकुलेशन होने का क्वेश्चन है। 10 एक साइड आ चुकी है तो 4 से गुणा करके 40 आप आंसर कर देंगे। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग आप में से नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से पहली बार समझ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्लासेस सबको हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा, किसी वर्ग का विकिरण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकिरण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है तो निम्न है। यानी इनमें से एक वर्ग का विकिरण पूछा गया है। वो क्या करेंगे, हमारे पास पहले एक विकिरण था, यानी डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मैं स्क्वायर 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहला स्क्वायर है तो 1 मैं पहले को दूंगा और दूसरा जो बनेगा उसको मैं 2 दे दूंगा। तो इतना ध्यान रखना है, ये 1 और 2 का मतलब अगर 2 बार या 3 बार विकिरण, या अगर वो कहता है हमसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर स्क्वायर करता है तो मैं यहाँ पर उनकी साइड पर नंबर देकर डिनोट करूंगा। तो D1 यानी आपका जो पहले वर्ग का विकिरण था वो था आपका 4√2। मैंने बोला कि किसी भी भुजा को अगर √2 से गुणा कर दोगे तो क्या आता है? D आता है। तो इसका मतलब साइड 1 क्या आएगा आपका? 4 आ जाएगा। यानी पहले वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि एक अन्य वर्ग का विकिरण जिसका क्षेत्रफल इसके पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना था, तो एरिया 1 कितना आएगा इसका? देखिए, स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। अब मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि 4 का स्क्वायर करूंगा तब एरिया आएगा। एरिया A4 मतलब क्षेत्रफल है,
इतना आप समझना सीखिए, क्लासेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू करिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम भुजा और डी को कहते हैं हम विकिरण। मेरे भाई अगर आप तरीके से और शांति से अगर इन क्लासेस को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। अगर फिर भी अगर आपको कहीं तकलीफ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दोबारा क्लासेस रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्षेत्रफल अगर हमें मिल चुका है, ये पहले स्क्वायर वन की बात है। ये स्क्वायर मैं बार बार जो बोल रहा हूँ वो वर्ग को ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को तकलीफ हो तो शब्द में, तो अब बात कर रहा है कि इस क्षेत्रफल से डबल करना है, इसका क्या करना है, दो गुणा करना है, और ये हो जाएगा आपके पास क्षेत्रफल एरिया कितना 2, यानी दूसरे का कितना आएगा 32 आ जाएगा। आप ये जान चुके हैं 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। अब अगर ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया आ चुका है तो उसका क्या पूछा गया है, विकिरण पूछा गया है। और आप जानते हैं एरिया क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे 2 बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया हुआ है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर बराबर 2 को 32 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी बराबर करेंगे तो अंडर रूट 64 करेंगे, अंडर रूट 64 करेंगे और अंडर रूट 64 आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर करेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इसको शॉर्टकट कैसे मार सकते थे, देखिए मैं दो ही चीजें आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली समझाता हुआ चलूंगा। अगर कोई कहता है कि ट्रिक बताइए सर ऐसे वैसे करके, तो देखिए ट्रिक ऐसी है कि लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड यकीन मान के चलना, ट्रिक हो तो ऐसी हो कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें, उसको कहते हैं हम ट्रिक या शॉर्टकट। ठीक है, बाकी अगर आप कैलकुलेशन करने को या फॉर्मूला लगाकर सोल्व करने को अगर ट्रिक कहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको ट्रिक बनाना अगर आप सोच रहे हैं तो मैं सिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे विद कॉन्सेप्ट। कुछ ही सेकंड में हम बिना लिखे सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर, अगर सिंपल है क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है तो बिना लिखे ही सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए मेरे साथ, किसी वर्ग का विकिरण 4√2 सेंटीमीटर है, विकिरण था 4√2 यानी √2 से गुणा होके आई है भुजा, तो इसका मतलब भुजा कितनी है 4 है, पहला चीज पता चल गया। और अगर भुजा 4 है तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई 16, 4 का स्क्वायर 16, इतनी बात पता चल गई। अब एक अन्य वर्ग का विकिरण रखो इस बात को यहाँ तक आगे, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना, पहले कितना आया था 16, इसका डबल करो कितना है 32, उस 32 अब कितना आया है 32 आया अगले वाले का क्षेत्रफल। अब इसका विकिरण क्या होगा, तो आपको भी पता है विकिरण होगा क्या, डी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 32 करेंगे। अगर मैं 2 का भाग देने के बाद 32 आया था हमारे पास, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 64 आएगा। और 64 अगर डी स्क्वायर का मान है तो डी का मान 8 है। आपने ये कर लिया है बिना लिखे, आप इस बात को थोड़ा सा समझना और इसको आप भी अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट देखता हूं मैं क्वेश्चन यहाँ पे 4, 5 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 76 यानी 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है क्या होगा। तो देखिए इसको हम परिमाप पूछा है, ध्यान रखना आपसे, ये थोड़ा सा लैंग्वेज काफी टफ लग रही है आपको। उस वर्ग का परिमाप कोमा लगा दिया उसके बाद, जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है होगा। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा और रिच लैंग्वेज है, अच्छे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। आप क्षेत्रफल निकालने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है क्षेत्रफल आपको इसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में दे दे और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको गलत करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, 5 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4 एंड स्क्वायर 5। अब अगर मैं इनको इस तरीके से जैसे ये कह रहा है मैं वैसे लिख दूं, यहाँ पर कितना 24 और ये कितना है 32। देखिए मैं रेशियो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अलग अलग लिख रहा हूं इनको सिर्फ। ठीक है 76, और हम रेशियो भी बनाएंगे जब आवश्यकता पड़ेगी, फिलहाल हमें टोटल की बात करनी है। अगर पेरीमीटर इतना है तो भैया साइड क्या होगी, साइड आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, साइड पेरीमीटर में आप भाग देकर लाओगे कितने का 4 का, तो 4 का भाग दे दोगे, साइड आ जाएगी आपके पास, यानी भुजा आ जाएगी, कितनी आएगी भुजा 6, 8 आ जाएगा। 4 का भाग देंगे तो 40 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 10 आ जाता है, और 76 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 19 यानी 19 आता है, और
अगर मैं 80 में 4 का भाग दूं तो 20 आएगा। अब देखिए अगर ये साइड आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, यानी क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वो क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 एंड 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। अगर मैं इन सब का टोटल कर लूं तो देखिए मैं सीधा सीधा जोड़ता हूँ, 36, 64, 100, 200, 200 और 300 600, सॉरी 500, 500 और 400 900, 900 और 61 कितना हो गया 961। तो ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल आया है, ये टोटल एरिया है। कितना है, टोटल एरिया है। अब अगली बात मैं करूं कि इनका परिमाप क्या होगा, यानी एरिया अगर अगले वाले का एक नया जो बन रहा है, ठीक है, न्यू स्क्वायर जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल है आपका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसकी साइड क्या होगी, फिर अगर आप साइड की बात करोगे तो आप कर लोगे √961 और ये कितना मिल जाएगा आपको 31 का स्क्वायर, सॉरी 31 का स्क्वायर था तो 31 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको साइड। तो पेरीमीटर क्या होगा भैया, परिमाप क्या होगा 4 गुणा 31 और ये बनेगा 124 सेंटीमीटर आंसर करेंगे। तो देखिए बात बहुत सिंपल है, आप चाहें तो कैसे कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट समझना शुरू कर सकते थे कि परिमाप था 4 का भाग लगाओ 6, 8 और उसके बाद 10, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 20 आएगा। तो 20 का 400, 19 का 361, यानी 300 ले लो एक बार, कितना आएगा 700, 700 के बाद में यहाँ 10 का 100 800, 800 के बाद में यहाँ पर और बन जाएगा 6 का 36 और 64 100, इस तरीके से 900 हो गया। 61 जो छोड़ा हुआ था उसको जोड़ो, 961, 961 आपको ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। तो 31 का स्क्वायर है, 31 अगर साइड है तो पेरीमीटर 4 से गुणा करोगे 31 को तो आपको 124 मिल जाएगा आंसर। बेहद सिंपल था, बिना लिखे उड़ा सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, हाँ, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए फिलहाल मैं अगर इस क्वेश्चन को करूं तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, स्क्वायर 1:2, स्क्वायर 2, और अगर मेरे पास क्षेत्रफल एरिया का रेशियो दिया हुआ है और वो रेशियो है मान लो 2:256, यानी 225:256। अगर ऐसा है तो मैं अगर मान लो इसी क्वेश्चन को आंसर करूं तो मैं करूंगा ऐसे, कैसे, √225 अनुपात √256, 225 का वैल्यू आएगा 25, सॉरी 225 का आ जाएगा 15, 15 आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, और इधर मैं लिख दूंगा 16, यानी एक की 15 और ये क्या आएगा आपके पास, पेरीमीटर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपने कहा कि ये आंसर कैसे आया, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि आपने ऐसे कैसे किया। तो मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ समझाता हूँ। मैंने एक ये मान लिया मेरे पास ए वर्ग है पहला, स्क्वायर पहला, और इसकी साइड मान ली मैंने क्या ए, और एक मैंने ये दूसरा मान लिया जिसकी साइड मान ली मैंने बी, और ये S2 है मेरा। अब आप मुझे ये बताओ साइड का रेशियो क्या है दोनों का, S1 और S2 का साइड है A:B, यानी इसका A सेंटीमीटर है तो इसका कितना है B सेंटीमीटर है, इतना आपने साइड लिख लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं पेरीमीटर लिखूं तो 4 × A एंड 4 × B, जब 4 से 4 कैंसिल होगा तो स्टिल कितना बचेगा, ये A:B बचने वाला है। अब अगर एरिया की बात करूं मैं तो एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा B का स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बात मैं जान चुका हूं ये होगा। अब एक अगली बात और है, वो है D, यानी विकिरण क्या होगा। तो विकिरण आप जानते हो √2 को गुणा करोगे A से, और इधर भी √2 को गुणा करोगे किससे, A से, यानी ये दोनों कट जाएंगे, फाइनली A:B बचेगा। तो इस बात को समझना, क्या समझ में आया इस बात से मैं फिर से लिखता हूं कि अगर स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 2 या 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो आगे, अगर मैं भुजा का रेशियो दे रखा है मुझे कितना, A:B दे रखा है, A:B दे रखा है भुजा का, तो भैया विकिरण विकिरण और परिमाप परिमाप
इनका हमेशा वही अनुपात होता है जो भुजा का अनुपात है, यानी A/B है तो A/B रहेगा। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। अब अगर क्षेत्रफल देकर इन तीनों में से कुछ भी पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे? अंडर रूट कर लेंगे। तो जैसा इस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, तो ये बेसिक्स था। इस बेसिक्स को समझने के बाद ऐसे क्वेश्चन एक एक सेकंड में लगा सकते हो। और हाँ, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकिरण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? तो देखिए आपके पास एक ये वर्ग बना, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बन पाएगा यहाँ, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये एक वर्ग बना और ये इसका एक विकिरण बना। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये साइड 1 1 है तो ये कितना है? √2 है। ठीक है, आपको ये पता था। अगर ये a है तो ये √2a है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, मैंने एक बात और लिख देनी है यहाँ पे, भुजा का विकिरण के साथ जो अनुपात होता है किसी भी वर्ग का, वो 1/√2 होता है। ये भी सीधा सीधा कभी भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक भुजा का विकिरण के साथ कितना अनुपात होता है? 1/√2। अब अगर मैं इसको भुजा मानते हुए अगर कोई मैं वर्ग बनाऊं तो ये देखिए इसकी लेंथ कितनी, अब ये इस तरीके से बनेगा चित्र। मान लो इस तरीके से 90 डिग्री बनाते हुए आप ऐसे बनेगा एक चित्र। ठीक है, तो आपके पास एक तो ये हो गया A B C एंड D, और एक D B E, और मैं ऐसे कर सकता हूं जैसे F। ठीक है, एक ये बन गया। तो इस तरीके से दो जो बनते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकिरण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन काफी हिट रहता है एग्जाम्स में, कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। तो अब आपने ये बात समझी होगी कि इसकी साइड 1 है तो इसकी साइड कितनी है? √2 है। यानी ये सारी की सारी, अगर ये भी वर्ग ही बन रहा है इसकी साइड पर, तो ये भी √2 होगी, ये भी √2 होगी और ये भी √2 होगी। तो दोनों की भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा? 1/√2। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो आएगा 1:2। मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, A B C D स्क्वायर है, एंड इसका स्क्वायर दूसरा है आपका D B E एंड F। तो इनकी जो साइड्स का रेशियो आ रहा है वो क्या आया आपके पास? 1। दूसरे वाले की अगर उसका विकिरण बन जाता है साइड तो वो कितना आएगा? √2। तो इनका जो एरिया है उसका रेशियो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, एंड √2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये आंसर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहे हैं भाई। किसी वर्ग के एक विकिरण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? एक सेकंड में उड़ा दोगे। 15 गुणा, सॉरी कितना है? 15√2 है ना, तो √2 भी लिख दो यहाँ। 15√2 दोबारा लिखता हूं मैं यहाँ। 15 15, ये बार बार गलती हुई है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 15√2 गुणा 15√2, दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको गुणाई करना है, सेम को स्क्वायर करोगे और ये 2 का भाग देते ही क्या आ जाएगा? आपका एरिया आ जाएगा। और ये कैसे? देखिए √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर करोगे, जो कि आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए एरिया है, एक वर्ग दूसरा वर्ग है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है? 1:4। तो भैया इनके परिमाप का अनुपात अगर पूछा है, यानी पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, तो क्या करेंगे हम? 1 और ये 4 का अंडर रूट कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे, और ये फाइनली आंसर 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा? 2। ये आंसर कर देंगे 1:2। बेहद सिंपल क्वेश्चन हो गए क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के विकिरणों का अनुपात 5:2 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए यार, डी दिया हुआ है S1 एंड S2 में, कितना दिया हुआ है भाई? 5:2। तो इनका जो एरिया है वो क्या करोगे आप? 5 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 25 एंड 4। तो 25 एंड 4 बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। दो वर्गों के विकिरण 3:7 में है, विकिरण दिया हुआ है डी, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, कितना है देखिए? 3:7। क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर से वही क्वेश्चन, यही बार बार रिपीट होते हैं, मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। 3 का स्क्वायर करना है और 7 का स्क्वायर करना है, एंड आंसर कर देना 9:49।
ये आंसर कर देना है। फिलहाल मैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो आप एकदम इनके चिपक जाइए। मतलब डेली आप कम से कम एक वीडियो को देखिए, और अगर आपको समझ नहीं आए तो बार बार देखिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई और मदद चाहिए हमारी तरफ से, तो हम तैयार हैं। कल तक के लिए बाय बाय। कल अगली क्लास में मिलेंगे हम फिर से। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।